हाय एवरीवन, दिस इज़ वेरोनिका। यहाँ पे हम 1000 क्रोकोडाइल्स की आज बात करने वाले हैं जो तमिलनाडु से गुजरात की तरफ जा रहे हैं। और यहाँ पे कंजर्वेशनिस्ट के कुछ सवाल भी हैं कि ऐसा क्यों किया जा रहा है, तो इसको समझने की हम आज कोशिश करेंगे। आप मुझसे जुड़ सकते हैं टेलीग्राम पे, बिकॉज आई फील टुगेदर वी कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस। ना सी प्रिंट मीडिया में आपको देखा गया कि 1000 क्रोकोडाइल्स जो हैं वो रिलोकेट किए जा रहे हैं। सो इट्स अ बिग नंबर जिनको मूव किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है, क्वेश्चंस आ रहे हैं। बेसिकली एक ब्रीडिंग सेंटर है क्रोकोडाइल्स का इंडिया में, जहाँ से ये 1000 क्रोकोडाइल्स एक जू में जो है वो शिफ्ट किए जा रहे हैं। अब सवाल यहाँ पे उठता है क्योंकि ये जो जू है इसके ओनर कौन है? बिलियनर मुकेश अंबानी, और उनके जू में ये 1000 क्रोकोडाइल्स जो है वो शिफ्ट किए जा रहे हैं। नाउ ऑफिशियल्स एट 8.5 एकड़ ब्रीडिंग सेंटर, तो जहाँ से शिफ्ट किए जा रहे हैं वो ब्रीडिंग सेंटर 8.5 एकड़ का है। उन्होंने कहा है कि ये क्रोकोडाइल्स इसलिए मूव किए जा रहे हैं क्योंकि इनमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया है, नंबर बहुत ज़्यादा हो गया है, जिस वजह से ओवर क्राउडिंग हो गई है। सो ओवर क्राउडिंग से इनको बचाने के लिए वी आर शिफ्टिंग देम टू अ जू। सो ऑफिशियल्स ने ये भी कहा कि ये क्रोकोडाइल्स जामनगर जाएंगे वुडन बॉक्सेस में, जैसे ट्रांसफ़र किया जाएगा, एक बार इनको खाना खिलाया जाएगा और उसके बाद जामनगर में इनको उतारा जाएगा और इनके टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा जाएगा। अब लास्ट ईयर ही जो जू रेगुलेटर हैं उन्होंने ये जो क्रोकोडाइल्स का ट्रांसफ़र था उसको यहाँ पे अप्रूव किया था, बट फिर एक पीआईएल भी लग गई थी कि नहीं होना चाहिए। बट देन सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे इंटरवीन किया और कहा नहीं, अपहेल्ड किया डिसीजन कि ठीक है इसको मूव कराया जाना चाहिए। तो नॉट सुप्रीम कोर्ट, आई एम सॉरी, इट इज़ मद्रास हाई कोर्ट। मद्रास हाई कोर्ट ने अपहोल्ड किया कि ठीक है ये ट्रांसफ़र किए जाने चाहिए। और इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट ने भी यहाँ पे क्लियर किया है कि ये जो अप्रोच है इश्यूज़ की, इन्वायरमेंट इश्यूज़ की, जब भी कोर्ट्स कोई डिसीजन लेते हैं तो हम इको सेंट्रिक डिसीजन लेते हैं, इकोलॉजी को देखते हुए डिसीजन जो है वो लिया जाता है, ना कि वो एंथ्रोपोसेंट्रिक होता है, यानी ह्यूमंस को सोच के नहीं लिया जाता। एनिमल्स और इकोलॉजी के लिए जो सही है उसको सोच के डिसीजन लिया जाता है, जिससे हम ह्यूमंस को भी प्रोटेक्ट कर सकें, नॉन ह्यूमंस यानी ये जो एनिमल्स हैं इनको भी प्रोटेक्ट कर सकें। इनके रेस्क्यू, रिहैबिलिटेशन जो भी है उसको देखते हुए यहाँ पे जो डिसीजन लिया गया है दैट इज इकोसेंट्रिक। सो वाइल्ड एनिमल्स किसी स्टेट, सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी नहीं है कि स्टेट बोले नहीं हम तमिलनाडु से गुजरात क्यों भेजें, ये क्रोकोडाइल्स तो तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पे कोर्ट ने कहा कि एनिमल्स आर नॉट प्रॉपर्टी ऑफ स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट, या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या किसी इंडिविजुअल्स की प्रॉपर्टी नहीं है। उनके लिए जो सही लगेगा एनिमल्स के लिए वो किया जाएगा। तो इस जजमेंट का रीज़न ये है कि बीबीसी रिपोर्ट कहती है कि ये जो क्रोकोडाइल्स गुजरात भेजे जा रहे हैं, तो यहाँ पे देखा गया कि एनिमल्स, क्रोकोडाइल्स का जो पॉपुलेशन है वो बहुत इंक्रीज़ हो गया था। तो जब बहुत सारे क्रोकोडाइल्स का पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो जाएगा तो क्या वो आपस में झगड़ेंगे, फूड को लेकर वहाँ पे लड़ाई होगी, स्पेस को लेकर लड़ाई होगी, मेटिंग को लेकर लड़ाई होगी। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए व्हाट दे डू, दे आर मूविंग देम टू अ न्यू पॉपुलेशन। अब पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है, दिस इज़ अ प्रॉब्लम, क्योंकि उनको वहाँ पे रहना मुश्किल हो गया था। अब यहाँ पे ओवर क्राउडिंग की वजह से जो क्रोकोडाइल्स एग्स दे रहे थे, राइट, वो एग्स वहाँ पे टूट रहे थे, तो उनकी पॉपुलेशन को फर्क पड़ेगा। तो यहाँ पे एग्स टूट रहे थे, ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी। सो दिस इज वन ऑफ द रीजन। सो ओवरऑल आप देख सकते हैं कि पॉपुलेशन इंक्रीज होने की वजह से इनको शिफ्ट किया जा रहा है। अब देखिए, कोई भी यूजुअली क्या होता है, इस तरह का कोई भी प्रॉब्लम होता है तो हम देखते हैं कि बहुत बार एनिमल्स को जू में ट्रांसफ़र किया जाता है या फिर उनके वाइल्ड लाइफ हैबिटेट में भी हम उनको ट्रांसफ़र करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन इसलिए उठ रहे हैं कि अगर ऐसा कोई दिक्कत थी तो आप 1000 क्रोकोडाइल्स को सबके सबको जू क्यों भेज रहे हैं? आप उनके वाइल्ड हैबिटेट में भी तो उनको शिफ्ट कर सकते थे। तो इसका क्या आंसर है वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगी। सो फिलहाल क्योंकि जगह इनको इस ब्रीडिंग सेंटर में कम पड़ रही थी, अब ये गुजरात जामनगर सिटी का जो जू है ये 425 एकड़ में फैला हुआ है। तो यहाँ पे इन क्रोकोडाइल्स को अच्छे से खाना, स्पेस, केयर सब मिलेगा। ब्रीडिंग सेंटर जो चेन्नई वाला है वो 1976 में शुरू हुआ था और वहाँ पे 3 नेटिव स्पीशीज आपको क्रोकोडाइल्स के मिलते हैं, मगर, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स, घड़ियाल। यहाँ में एक और सवाल है, हमारा एक नेशनल पार्क है, आपसे मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ, वहाँ पे चारों टाइप के जो इंडिया में क्रोकोडाइल्स पाए जाते हैं, चारों टाइप के वहाँ पे पाए जाते हैं, तो बताइए वो कौन सा नेशनल पार्क है? तो फिलहाल इस ब्रीडिंग सेंटर में आप देखेंगे तो 3 स्पीशीज, नेटिव स्पीशीज आपको मिलेंगे।
सो इनिशियली इस ब्रीडिंग सेंटर में अराउंड 40 क्रोकोडाइल्स थे, तो गोल ये था कि हमको और भी ज़्यादा प्रोटेक्ट करना है, इनकी पॉपुलेशन को मल्टीप्लाई करना है, उनको रिस्टॉक करना है, फिर से अपने नेचुरल हैबिटेट्स में भेजना है। तो काफ़ी हद तक ये सक्सेसफुल भी रहे हैं। सो ये एक मेजर रीज़न भी है पॉपुलेशन इंक्रीज़ का, कि यहाँ पे जो क्रोकोडाइल्स ग्रो किए जाते हैं बाद में उनको उनके नेचुरल हैबिटेट में छोड़ दिया जाता है। बट अगेन क्वेश्चंस इसीलिए उठ रहे हैं कि इस बार इनको इनके नेचुरल हैबिटेट में नहीं भेजा जा रहा। अब देखिए कंजर्वेशनिस्ट के डाउट्स क्या हैं कि ये रीलोकेशन क्या सोल्यूशन प्रोवाइड करेगा। क्यों ये सवाल पूछा जा रहा है कि पहले भी ब्रीडिंग सेंटर में ओवरक्राउडिंग हो रही थी, अब भी तो आप उनको नेचुरल हैबिटेट में भेजने के बजाय एक पर्टिकुलर जू में भेज रहे हो, तो वहां पे भी तो ओवरक्राउडिंग होगी। तो ये क्वेश्चन उठ रहा है। सो अभी तक बेसिकली क्रोकोडाइल्स का क्या है कि कोई स्टरलाइजेशन का मेथड नहीं है, और ऐसा भी नहीं हो सकता कि मेल और फीमेल को आप अलग रखो, तब तो और भी ज़्यादा लड़ाई हो जाती है। सेपरेट इंक्लोजर्स में भी लॉन्ग टर्म के लिए नहीं रखना फिजिबल नहीं है। सो अगर स्पेस चाहिए ही थी तो शायद अलग अलग जगह इनको, एक जगह 1000 भेजने की जगह आप थोड़े थोड़े पैकेट्स में थोड़े थोड़े इंडिविजुअल क्रोकोडाइल्स जो हैं अलग अलग जगह पे भेज सकते थे। तो इसलिए यहाँ पे थोड़े से क्वेश्चन उठ रहे हैं, बट उनका आंसर यही है कि इंडिया में अब वाइल्ड नेचुरल हैबिटेट्स भी इतने नहीं बचे हैं। सो येस वी हैव टू शिफ्ट देम टू जूस, और इस जू में जो क्राइटेरिया चाहिए था स्पेस के लिए वो बहुत ज़्यादा है। एंड इंडिया में प्रॉब्लम है श्रिंकिंग वाइल्ड लाइफ एरिया सिग्निफिकेंटली। अगर आप 1994 से देखेंगे, सो यहाँ पे द ऑर्डर ऑफ फेडरल गवर्नमेंट हैड प्रोहिबिटेड द रिलीज ऑफ कैप्टिव ब्रीड क्रोकोडाइल्स इन द वर्ल्ड। 1994 के ऑर्डर में यहाँ पे कहा गया था फेडरल गवर्नमेंट ने कि जो ये ब्रीडिंग सेंटर्स में जैसे कैप्टिव ब्रेड क्रोकोडाइल्स हैं, इनको नेचुरल हैबिटेट्स में नहीं छोड़ना है। सो उस वजह से बैंक को क्या करना पड़ता था, इनको क्रोकोडाइल्स जू में भेजने पड़ते हैं या वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में भेजने पड़ते हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम। एकदम वाइल्ड एरिया में आप इनको नहीं भेज सकते। अब इस जजमेंट की वजह से, क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चन उठ रहे हैं कि वाइल्ड में क्यों नहीं भेजे जा रहे, तो इस जजमेंट की वजह से ऑफिशियल्स कहते हैं कि हमारे पास लिमिटेड स्कोप है वाइल्ड लाइफ एरियाज में भेजने का। सो वी हैव टू कीप दीज क्रोकोडाइल्स, वी हैव टू सेंड दीज क्रोकोडाइल्स टू सर्टेन जूज जहाँ पे इतनी जगह हो कि क्रोकोडाइल पॉपुलेशन आराम से रह पाए, जहाँ पे उनको इतनी कैपेसिटी मिले। तो ये जो जू था ये रिलायंस ने बिल्ड किया था, लार्जेस्ट जू है गुजरात का जामनगर। ये आप देखेंगे 2020 की न्यूज़ है जब ये बिल्ड होने लगा था। 3 ईयर ओल्ड जू अभी हो चुका है, 3 साल हो चुके हैं। 425 एकर्स जामनगर सिटी में ये फैला हुआ है, और यहाँ पे क्रोकोडाइल्स को इनफ जो जगह है वो मिलेगी रहने के लिए। नाउ यू सी यहाँ पे जो 1000 क्रोकोडाइल्स हैं जिस एरिया में रहेंगे वो काफ़ी बड़ा है। मैनी टाइम्स जो हम 8.5 एकड़ सेंटर चेन्नई में जितना था उससे तो काफ़ी बड़ा है। सो दैट इज़ वाई इनको यहाँ पे भेजा जा रहा है। अब जो काफ़ी लोग इनके वेलफेयर के लिए, क्रोकोडाइल्स के लिए काम करते हैं, सो दे विल ऑल्सो बी देयर। और यहाँ पे रिहैबिलिटेशन की बात की जा रही है, इन एनिमल्स को प्रोटेक्ट किया जाएगा। सो आई होप यू गॉट द आंसर कि कंट्रोवर्सी उठी कि वाई रिलायंस वाला जू यहाँ पे क्यों भेजा जा रहा है। तो यही बात है कि इनको हम यूं ही वाइल्ड में नहीं भेज सकते, या तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में भेजें, लेकिन वो भी श्रिंक हो रही है। सो आप कह सकते हैं कि इंडिया को अपने प्रोटेक्टेड एरियाज़ को बढ़ाने का भी एक रीज़न है कि हमको अपने प्रोटेक्टेड एरियाज जिनको मॉनिटर कर सके, रेगुलेट कर सके, इंक्रीज करने की ज़रूरत है। नाउ फैक्ट अबाउट क्रोकोडाइल्स। सो क्रोकोडाइल्स बोलते हैं ना ये तो मगरमच्छ के आंसू रो रहा है, ऐसा क्यों कहा जाता है? मतलब फेक आंसू, नकली आंसू। अब जब क्रोकोडाइल्स खाना खाते हैं ये बहुत सारी एयर अपने साथ खा लेते हैं। सो ये एयर उनके लैक्राइमल ग्लैंड्स यानी टीयर ग्लैंड्स के साथ टच में आती है और उनको फोर्स करती है, ज़बरदस्ती के आंसू उनके निकलते हैं। सो ऐसा लगता है क्रोकोडाइल रो रहा है। सो दे आर लाइक नकली आंसू। स्मॉलेस्ट क्रोकोडाइल है ऑस्ट्रियोलेमस टेट्रापिस। इसका लेंथ 1.5 मीटर से मैक्सिमम 1.9 मीटर्स है। पहली बार क्रोकोडाइल्स आज से 250 मिलियन ईयर्स पहले जब डायनासोर्स थे तब थे, लेकिन तब जो इनके एंसेस्टर्स थे साइज में काफ़ी बड़े थे। अब उतना बड़ा क्रोकोडाइल हमको नहीं दिखता है। सो क्रोकोडाइल में उसका हार्ट इज द मोस्ट कॉम्प्लेक्स। ये जो रेप्टाइल्स हैं क्रोकोडाइल्स ये कोल्ड ब्लडेड हैं, सो डाइजेशन में बहुत स्लो होता है। तो एक बार खाना खाते हैं तो काफ़ी देर बिना खाने के ये रह सकते हैं। एवरेज एज क्रोकोडाइल की 30 to 40 ईयर्स होती है, और कुछ जो बड़े लार्ज स्पीशीज़ हैं उनकी 60 to 70 ईयर्स भी होती है। सो दैट इज़ इट अबाउट क्रोकोडाइल्स। बाकी आप अपनी प्रिपरेशन हमारे साथ आसान कर सकते हैं।
इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स आपको इस प्लेटफॉर्म पे पढ़ा रहे हैं। सिर्फ 6 महीने बचे हैं प्रीलिम्स को। अगर आप सब्सक्रिप्शन लेने की सोच रहे हैं सो वीरो यूपीएससी इज़ द कोड जिस पे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। यहाँ पे 100% रिवीजन आपकी 300 घंटे में कराई जाएगी। रफ्तार बैच शुरू हो रहा है, एक्सेलरेट बैच, दिस इज़ प्योरली इन इंग्लिश, जिसमें मैं भी आपको पढ़ा रही हूँ। सो दिस विल बी अ रिवीजन बैच, आपकी अच्छे से रिवीजन हो जाएगी। आप सीसैट भी टॉप एजुकेटर्स के साथ पढ़ सकते हैं। 0% ईएमआई, अगर आप चाहते हैं कि पॉकेट्स पे बर्डन ना पड़े तो आप मंथली इंस्टॉलमेंट्स दे सकते हैं। फ्री इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम भी है अकेडमी का, यू कैन पार्टिसिपेट इन दैट। एंड डाउट्स एंड सोल्यूशन सेक्शन को ज़रूर चेक कीजिए। थैंक यू सो मच।